ठीक है सर। सर इसके अलावा एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल अमित जी पूछ रहे हैं। उन्होंने पहले तो अपना ये सवाल भेजा था, बाद में कह रहे हैं कि क्योंकि मैं टियर 3 सिटी से हूँ, इंदौर से हूँ, क्या लगता है आपको कि म्यूचुअल फंड्स जो है रियल एस्टेट से बेटर रिटर्न्स मुझे दे पाएंगे लॉन्ग टर्म में? क्या म्यूचुअल फंड्स में इतना पोटेंशियल है कि वो सिमिलर या फिर ज़्यादा रिटर्न मुझे दे पाएंगे? देखिए, आप डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो आप डेटा देखिए पिछले 30 से 40 साल का, और एवरेज अगर आप देखें इक्विटी रिटर्न 13 to 14% का रहा है। और गोल्ड का जो रिटर्न है वो अब, क्योंकि अगेन जो रनअप हुआ उसकी वजह से गोल्ड का रिटर्न अब रफली 11% के आसपास प्लस माइनस आप पकड़ लें। और उसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट देखें तो उसका भी एवरेज जो रिटर्न है 8 to 9% का रहता है। तो अगर आप एसेट क्लास के हिसाब से देखें और फिर डेट फंड्स में आ जाए तो 7 to 8%। अब यदि आप ये सारे एसेट क्लास का 25, 30 या 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये लगभग मेंटेन्ड है। कभी कुछ ऐसा टाइम पीरियड होगा जब वो गैप कम हो जाएगा, कभी होगा गैप बढ़ जाएगा। बट अगर आप क्लियर विनर देखें तो इक्विटीज है आर द क्लियर विनर। तो उस हिसाब से अगर आप मुझसे ये पूछें तो मैं यही बोलूंगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको हमेशा रियल एस्टेट से अधिक रिटर्न देंगे। बट इसमें वो केसेस नहीं ले रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का जमीन है और वहां से हाईवे निकल गया और फिर उनको गवर्नमेंट 10 टाइम्स का वो दे दिया। वो एबरेशंस होती हैं, वहां पे फिर अब आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। या मान लीजिए आप किसी शहर में आपका एक प्लॉट है और अचानक से गवर्नमेंट ने कोई वहां से रोड निकाल दी और आप एकदम फ्रंट पे आ गए। तो ये चीजें कुछ हर्ष भाई ऐसी होती हैं कि वो बहुत स्पेसिफिक होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में भी अगर आप हम 13-14% की रिटर्न की बात करते हैं, कई बार ऐसे स्टॉक्स या ऐसी कुछ फंड्स मिल जाते हैं जो मल्टीबैगर हो जाते हैं। तो वो एबरेशंस होती हैं, उनको हम एक नॉर्मल। सर एक जैसे एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है सर। मैं बहुत छोटा था तो मम्मी पापा ने कुछ कहीं ज़मीन खरीदी थी सर, और उसकी प्राइस 2000 पता नहीं शायद 4-5 की बात है, बहुत ही छोटा था। तो बाद में बड़े होकर उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, तो सर वो उन्होंने बताया कई टाइम्स जो है वो उसका प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो गया, क्योंकि जो ये क्लियर टाइप आती है जैसे नोएडा के प्राइसेस है सर, बहुत लंबे समय से यहाँ पे देखा है ठंडापन, लेकिन जब से एयरपोर्ट की बात है उसके बाद से जो प्राइसेस है वो भागने लग गए सर। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ, क्योंकि सर एक टाइम भी आता है कि 10 साल 12 साल के बाद प्राइस अप्रिशिएट होते हैं प्रॉपर्टी के यहाँ पर। वो कुछ जगहें होती हैं, लिमिटेड जगह होती है जहाँ पे अप्रिशिएट नहीं होते, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। लेकिन सर आपका सही में ये मानना है कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा ज़मीनों से ज़्यादा या फिर जो प्रॉपर्टी से ज़्यादा ये प्राइस ज़्यादा इक्विटी जो है वो मुनाफा कमा कर दे सकता है? क्योंकि सर एकदम कई ज़बरदस्त जंप देखने को मिले मेरे मतलब अपने जीवन काल में, जो प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा संकेत देते हैं। लेकिन सर ये भी होता है ना, हर किसी की किस्मत हर्ष जैसी नहीं होती है कि हाईवे निकल गया हो, क्या पता इनके प्लॉट के पास से। तो मैं यही चीज था हर्ष भाई, मैंने इसीलिए यही बोला। आप लकी हैं कि आपके घर के पास में एयरपोर्ट आ गया। लेकिन नहीं सर, मेरे घर के पास नहीं आया सर। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप देखें हर्ष भाई, किसी को एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी को हाईवे की जरूरत नहीं है। वो म्यूचुअल फंड अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार करके रखता है। और अगर आप CAGR देखें, क्योंकि आप 20-22 ईयर्स के आप प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार उसका CAGR निकाल के देखिएगा। वो हो सकता है आउटबीट कर जाए म्यूचुअल फंड्स को। बट अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन थी कि वो नोएडा एयरपोर्ट की वजह से जो है ज़मीनों के रेट एक्सेप्शनल चले गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने कहा ही यही था कि रियल एस्टेट में आप उसको ना लेके चलिए जो एक एक्सेप्शनल कोई केस हो गया और उसमें जो है वो अचानक से ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं। तो हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लिया कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो एसेट क्लास हैं अलग अलग तरीके से वो क्या रिटर्न देती हैं। अगर इस डेटा को देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड विल आउटबीट एनी रियल एस्टेट।